हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 7 जो कि है मानव पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संचार। तो इसमें बेसिकली जो ह्यूमन एनवायरनमेंट में सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले सेटलमेंट यानी बस्तियां जो होती हैं, मानव की बस्तियां, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इसमें देखेंगे, इसके अलावा कम्युनिकेशन के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है बस्तियां। बस्तियां वो स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। तो प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। तो जब उन्होंने फसल उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। तो यहाँ पर ये फसल है, ये गलती से टाइप हो गया है। तो स्थायी घर जब वो फसल उगाने लगे, भाई उन्होंने ज़रूरत महसूस की, फसल काफ़ी टाइम में ग्रो करती है तो फसल के लिए कम से कम कुछ महीने वहीं पर रहना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या हुआ, स्थायी घर बनाना शुरू करा। पहले तो वो हंटिंग और गैदरिंग करता था, जगह जगह घूमता रहता था और जानवरों का शिकार करता था। तो बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था और भूमि उपजाऊ थी। तो पहले इंसान को क्या चाहिए था, खाना और पानी, तो दोनों ही नदी के किनारे रहता था। तो इसीलिए आपने सुना भी होगा जो सभ्यता है ये जो मिलती हैं खुदाई में, वो नदी के किनारे ही विकसित होती थी क्योंकि वहाँ पर पानी मिलता था और खाना मिलता था। क्योंकि भूमि उपजाऊ थी तो वहाँ पर जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी इजीली मिल जाती थी। तो व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। तो सिंधु, टिग्रिस, नील एवं हुआंग ही नदियों के किनारे कुछ सभ्यताएं विकसित हुई हैं। तो यहाँ पर कुछ सभ्यताएं थी जो कि विकसित हुई हैं नदियों के किनारे। तो आगे बढ़ते हैं। तो बस्तियों का टाइप के बारे में देख लेते हैं कि बस्तियां दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है परमानेंट सेटलमेंट और एक होती है टेम्परेरी सेटलमेंट। तो स्थायी यानी परमानेंट होती हैं जो लंबे समय तक के लिए होती हैं, लोग रहने के लिए घर इसमें बनाते हैं, तो वे कहलाती हैं स्थायी बस्तियां। और अस्थायी बस्तियां होती हैं जो बस्तियां कम समय के लिए बनाई जाती हैं। गहरे जंगलों, गर्म और ठंडे रेगिस्तानों और पहाड़ों में रहने वाले लोग अक्सर ऐसी अस्थायी बस्तियों में निवास करते हैं जो कि टेम्परेरी होती हैं। तो वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म दी हुई है ऋतु प्रवास, इसके बारे में जान लेते हैं और इसे क्वेश्चन भी आया हुआ है। इंग्लिश में कहते हैं ट्रांस ह्यूमन्स। लोगों के मौसमी आवागमन को कहते हैं ऋतु प्रवास। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चरागाहों की खोज में निकल जाते हैं, उसी को कहते हैं ऋतु प्रवास। तो प्रवास तो आपको पता ही है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। और ये जो ऋतु प्रवास, ये कुछ थोड़ी सी डिफरेंट मीनिंग है इसका, ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आता है इससे। फिर एक चीज़ और देख लेते हैं, क्या, साइट के बारे में। वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं, साइट। आपने हिस्ट्री में इसका नाम सुना होगा। और आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं क्या होनी चाहिए। आदर्श मतलब कौन सी ऐसी आइडल साइट रहेगी जहां पर रहने के लिए उपयुक्त जगह होगी, जहां पर सारी ये चीज़ें मिलेंगी कि अनुकूल जलवायु होगी, ना वहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना ज़्यादा ठंड होगी, जल की उपलब्धता होगी, उपयुक्त भूमि होगी और उपजाऊ मिट्टी रहेगी। तो जब ये परिस्थितियां होंगी तो वो जो है रहने के लिए एक तरह से आदर्श स्थान हम उसको कह सकते हैं। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये बॉक्सेस में जो जानकारी दी होती है ना, इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस्तियों को फिर से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, वो तो हमने टाइप देखे किस तरह तरह की बस्ती जो है बना सकते हैं। और ये जो है एक तरह से अलग तरह से क्लासिफाइड किया गया है। तो ये जो बस्तियां ये होती हैं ग्रामीण और शहरी बस्ती। अभी शहरी के बारे में देखेंगे तो यहाँ लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी और पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं, जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं उनमें। तो ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है, मतलब कि या तो पास पास घर बने हो सकते हैं उसमें, या तो फिर दूर दूर घर बने हो सकते हैं। और प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर क्षेत्र में फैले होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। सघन बस्तियों में पास पास होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल और अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में मिलती हैं।
तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं, जैसा पर्यावरण होगा वैसा ही घर बनाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है इसका भाई, जैसे मान लो ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र है तो वहाँ पर ढाल वाली छत बनाएंगे, जिससे पानी जो है ना वो बह जाए, पानी रुका ना रहे छत में। और जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, स्टिल्ट पर घर कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं। देखो ऊंचाई पर बनाया हुआ है जिससे घर डूबे ना, पानी ना भरे। और ये देखो बस्ती मैंने बताई थी, सघन बस्ती, जहाँ आप देखेंगे कि पास पास घर बने हुए हैं, और यहाँ देखो दूर दूर घर बने हुए हैं। ये प्रकीर्ण बस्ती आपको ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्र में मिलेगी, पहाड़ों में लोग दूर दूर बसे हुए होते हैं तो दूर दूर घर बने होते हैं इनके। तो ये प्रकीर्ण बस्ती जो है पहाड़ों में मिलेगी। तो यहाँ पर स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। इसके बाद देख लेते हैं, गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मूर्ति दीवार वाले घर पाए जाते हैं। एक तरह से मिट्टी के घर बनाए होते हैं, क्योंकि मिट्टी जो है ना वो ठंडक देती है, क्योंकि गर्म जलवायु रहती है तो मिट्टी से क्या है ना ठंडक मिलती है, इतना हीट नहीं करती है। अगर मान लो वहाँ पर कंक्रीट वगैरह का, सीमेंट वगैरह से बनाएंगे तो वो तो और ज़्यादा तपने लगेगा, और ज़्यादा गर्मी लगेगी। इसी वजह से जो गर्म जलवायु वाली जगह होती है वहाँ पर मिट्टी के घर बने होते हैं। छतें जो हैं फूस की बनी होती हैं, घास फूस जो होता है ना उसकी बनी होती है छतें। और स्थानीय सामग्री जो लोकल मटेरियल होता है ना उसको यूज़ करते हैं, जैसे कि पत्थर हो गया, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण होता है वही जो इसके घास के जो तिनके होते हैं उनका उपयोग करके घर बनाते हैं। दूसरा आता है नगरीय बस्तियाँ। नगरीय बस्तियों में कस्बों में छोटी रहती है। नगर में देखो दो तरह के नगर होते हैं ना, कस्बा होता है एक तो छोटा सा, और एक होता है शहर, बड़ा शहर जो होता है। तो कस्बों में छोटी और शहर में बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। तो ये हमने देख ही लिया है। और अब देख लेते हैं परिवहन के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो परिवहन जो है लोगों और सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में लोग पैदल चलते थे, जैसा कि सभी जानते ही हैं कि, और अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का यूज़ करते थे। तो फिर पहिए का आविष्कार हो गया। पहिए का आविष्कार जैसे हुआ है तो ये ट्रांसपोर्टेशन है ना वो ईजी हो गया थोड़ा सा। तो समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का यूज़ करते हैं। तो उसका भी रीज़न है भाई, जैसे मान लो पहाड़ी जगह पर जाना है या फिर लोकल में कहीं जाना है तो वो पशुओं का भी यूज़ करते हैं। तो हमारे देश में बात करें तो सामान्यतः यूज़ होते हैं परिवहन के लिए गधे, खच्चर, बैल और ऊंट। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का यूज़ होता है, और लामा का यूज़ इसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का यूज़ होता है। तो सिमिलर है एक तरह से दोनों में। और परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं, इनके बारे में अब आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक तो होता है सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। इनसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर्स में। उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं सड़क मार्ग। तो विशेष रूप से कम दूरी के लिए परिवहन का ये अच्छा साधन है। आपको भाई कुछ मीटर की दूरी पर ही जाना हो तो आप ऑटो ले सकते हैं, आप रिक्शा ले सकते हैं, तो सड़क के थ्रू ही जाते हैं ना। तो सड़क मार्ग जो है कम दूरी के लिए एक तरह से अफोर्डेबल भी होता है ये, और अच्छा भी साधन होता है। सड़कें जो हैं 2 तरह की होती हैं, पक्की सड़क होती है, कच्ची सड़क होती है। तो मैदानी इलाकों में देखोगे सड़कों का घना जाल है, जैसे ये नदियों के आसपास वाला जो क्षेत्र है ना, पूरा ये गंगा और सिंधु नदी, तो ये सभी पूरा जो इलाका है ये एक तरह से मैदानी इलाका है। सिंधु तो खैर उसमें भी जा रही है, पर्वतों में भी काफ़ी बड़ा एरिया सिंधु का, लेकिन जो गंगा नदी है या फिर यमुना नदी है इसके जो आसपास का एरिया है ना वो मैदानी एरिया है। तो वहाँ पर मैदानी इलाकों में ये जो सड़कों का है घना जाल है, और रेगिस्तान, जंगल और यहाँ तक कि ऊंचे पहाड़ों जैसे इलाकों में भी सड़कें बनाई गई हैं। तो मनाली लेह एक हाईवे है जो कि हिमालय के पहाड़ों में स्थित है। दुनिया के सबसे ऊंचे रोडवेज में से एक है ये। रोडवेज यानी सड़क मार्ग जो है ये सबसे ऊंचा माना जाता है दुनिया का, दुनिया में सबसे ऊंचे में से एक है, दुनिया का सबसे ऊंचा नहीं है, उनमें से एक है ये। ध्यान रखेंगे, भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग कहते हैं, सबवे कहते हैं, और फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। फ्लाईओवर आपने देखे होंगे, ऊंचाई में बनाए जाते हैं। ये यहाँ पर देख सकते हो कच्ची सड़क और ये पक्की सड़क। कच्ची सड़क तो ये मिट्टी की ही है, और यहाँ पर पक्की सड़क ये इससे बनाई हुई है चारकोल वगैरह से। यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा जो परिवहन का साधन है वो है रेल मार्ग। रेलवे भारी माल और लोगों को लंबी दूरी तक जल्दी और सस्ते में ले जाता है।
तो काफ़ी लंबी दूरी कम टाइम में तय कर सकते हो रेल से आप। और बाकी सॉरी, ये वास्तु लिख गया, वाष्प था यहाँ पर। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है। आगे बात करें तो यात्रा को तेज करने के लिए कई जगहों पर सुपर फास्ट ट्रेनें चलाई गई हैं और मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। तो ये भी मैदानी भागों में आपको ज़्यादा मिलेगा रेल मार्ग। और उन्नत तकनीकी कौशल ने कठिन पहाड़ी इलाकों में भी रेलवे लाइन बिछाने में सक्षम बनाया है। देखो पहाड़ी इलाकों में पहुंच गई है रेल, लेकिन आपको पता ही है पहाड़ी इलाका कितना टिपिकल होता है, तो वहां पर रेलगाड़ी जाना जो है ना थोड़ा मुश्किल काम है। तो बहुत ही कम है इनकी संख्या, ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि गई हुई है पहाड़ों में, लेकिन डिफ़िकल्ट है रेल के लिए पहाड़ों में पहुंचाना। भारतीय रेलवे नेटवर्क अच्छी तरह से विकसित है और ये एशिया में सबसे बड़ा है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो बता दूं, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व में सबसे लंबा रेलमार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ से स्टार्ट होता है और ये यहाँ तक जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका पॉइंट। तो ये जो है ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग है और विश्व में सबसे लंबा रेलमार्ग है, ये ध्यान रखेंगे, ये फैक्ट है। अब बात करते हैं जलमार्ग यानी वाटरवेज की। प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। पहले आप बात करो, सामान जो इधर से उधर ले जाया जाता, दूसरे देशों में जो जाता था वो जलमार्ग से ही जाता था। लंबी दूरी तक भारी और बड़े सामान ले जाने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ते हैं। जो आप देखते हो ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो हमारे जलमार्ग के थ्रू ही होता है। और जलमार्ग दो तरह के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग इनलैंड वाटरवेज, और एक होते हैं सी रूट समुद्री मार्ग। देखो इनलैंड यानी अंतर्देशीय जलमार्ग क्या है, जो जैसे कि जिसमें हम नदियों झीलों का उपयोग करते हैं, जो हमारे देश में ही आपको मिल जाएंगे, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो जहाँ तक ये नदी फैली हुई है ना, तो यहाँ तक ये इनलैंड वाटरवेज जो हैं वो काम करते हैं। वैसे ही ये दूसरे देशों में भी है, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक और अफ्रीका में नील नदी। अब क्योंकि ये नदियां जो हैं काफ़ी लंबे एरिया में फैली हुई हैं, तो वाटरवेज का काम करती हैं ये। अब फिर आता है समुद्री मार्ग, सी रूट। अब समुद्री मार्ग से तो समझ ही गए होंगे, जो समुद्रों में जो रास्ता होता है, जल मार्ग होता है, उसी को कहते हैं इसको। एक देश से दूसरे देश में माल और सामान के परिवहन के लिए समुद्री मार्गों और समुद्री मार्गों का अधिकतर उपयोग किया जाता है। ये पता नहीं कैसे रिपीट हो गया एक ही वर्ड। ये मार्ग पत्थरों से जुड़े होते हैं और विश्व के प्रमुख पत्तन होते हैं। देखो जहाँ पर जो है ना, ये जो सामान जो आपका अनलोड और लोड और अनलोड होता है, तो वो जगह कहलाती है पत्तन यानी बंदरगाह। बंदरगाह आपने सुना होगा, पोर्ट्स। तो अब वाटर मार्ग है, सामान तो कहीं उतरेगा और सामान कहीं से तो चढ़ाया जाएगा, तो यही चीज़ होती है पोर्ट, ये काम यहीं पर होता है। तो एशिया में सिंगापुर है और मुंबई है, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जनेरियो, अफ्रीका में डरबन और केपटाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। तो ये प्रमुख जो है पोर्ट हैं वर्ल्ड के। फिर बात करेंगे एयरवेज यानी वायुमार्ग की। ये 20वीं शताब्दी की शुरुआत में विकसित परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है और आपको पता ही है कि कम टाइम में आप दूसरे देश में भी पहुंच जाते हो। महंगा है काफ़ी और इसका रीज़न है कि ईंधन की उच्च लागत है इसमें, तो इसी वजह से एक्सपेंसिव है ये। कोहरे और तूफान जैसे खराब मौसम हवाई यातायात को प्रभावित कर सकता है, तो खराब मौसम में एक तरह से रिस्की रहता है ये मार्ग। दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने में मददगार है ये, और जैसे कि राहत या बचाव कार्य होते हैं लोगों को बचाने, और भोजन, पानी, कपड़े और दवाएं वितरित करने के लिए सबसे सुलभ और आपदाओं के समय में उपयोगी है। जैसे बाढ़ वगैरह आ जाती है और रास्ते बंद हो जाते हैं, तो तब यही काम आता है लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए। कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे जो हैं वो हैं दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और काहिरा। अब बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन यानी संचार की। संचार दूसरों को संदेश देने की प्रक्रिया है, और देखो टेक्नोलॉजी की वजह से जो है संचार का नया और तेज तरीका आज आप देखते ही हो। पहले तो संचार क्या था, टेलीफोन से ही होता था, और उससे पहले तो बस टेलीग्राम से होता था, लेकिन आज तो
इंटरनेट के थ्रू सेकंडों में आप मैसेज किसी को भी पहुंचा सकते हो, चाहे वो कहीं भी हो। तो संचार के क्षेत्र में उन्नति होने से सूचना क्रांति जो है एक तरह से आ गई है, और संचार मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न। अब इसके अलावा देखो उपग्रह और इंटरनेट की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है संचार में। उपग्रह होते हैं सैटेलाइट्स, जो कि पृथ्वी की कक्षा में घूमते रहते हैं। सैटेलाइट जो है एक तरह सेट कर दिए जाते हैं वहाँ पर, और वो मूव करते रहते हैं, हमें पिक्चर्स वगैरह भेजते रहते हैं, पता चलता रहता है वहाँ से सारी चीज़ों की जो है जानकारी मिलती रहती है। अब देखो इसी की भूमिका दी गई है कि इनसे क्या आखिर मदद मिलती है, हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो सैटेलाइट्स हैं उसकी मदद से हमें तेल की खोज होती है, तेल की खोज का पता चलता है, मतलब कहाँ पर तेल के जो सोर्सेज हैं वो हैं। जंगल का सर्वेक्षण हो जाता है इससे। अब देखें जैसे अमेज़न के जो इतने घने जंगल हैं उनमें जब आग लगी थी तो वो जो जानकारी थी कि भाई कहाँ कहाँ पर है, तो वो उसकी वजह से ही पता चल रहा था कि क्या सीन है और कितने एरिया में ये फैली हुई है। तो ऊपर से जो है वो सारा नज़ारा दिख जाता है कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है। भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी में सैटेलाइट्स ने मदद की है। इंटरनेट के माध्यम से क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर ईमेल आप भेज सकते हो। सेलुलर फ़ोन के माध्यम से वायरलेस टेलीफोनिक संचार हुआ है। सेलुलर फ़ोन जो आज हम यूज़ करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन जिसको कहते हैं, तो ये अब वायरलेस है, इसमें वायर तो होता नहीं है, तो कहीं पर भी आप बैठे हो कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हो। पहले क्या होता था, लैंडलाइन होता था, तो वहाँ पर ही आपको जाना पड़ेगा जहाँ से आपको करना है फ़ोन, और लेकिन मोबाइल से आप कहीं भी बैठ करके बात कर सकते हो। तो दुनिया भर में जानकारी और बातचीत का जो है एक तरह से आदान प्रदान जो है इनके थ्रू होता है। तो काफ़ी एक तरह से टेक्नोलॉजी ने काफ़ी काम हमारा आसान कर दिया है। यहाँ पर प्रमुख समुद्र और हवाई पत्तन दिए हुए हैं, पोर्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखें अगर कुछ तो आपको हवाई मार्ग दिखेंगे, सॉरी हवाई मार्ग तो दिए ही हैं। दूसरा जो इनके एक तरह से स्टेशन होते हैं ना, हवाई अड्डे, और क्या बोलते हैं पोर्ट, जहाँ पर जो आपका मटेरियल है वो लाया या फिर भेजा जाता है। तो यहाँ पर आप मुख्य जगह देख सकते हैं। वैसे इससे पूछा तो जाता नहीं है, जो आपके कंटेंट में दिया था ना उसी से पूछा जाएगा, मैंने बस जानकारी के लिए लगा दिया ये। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जायनिंग से ल्यासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। तो काफ़ी ऊंचाई पर है ये रेलगाड़ी, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है क्या कि भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। एक्सप्रेस वे जो है ना वो अभी बन रहे हैं, तो पहले नहीं थे ये। तो एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर्ण चतुर्भुजी जो योजना है उसमें स्वर्ण चतुर्भुज जो महामार्ग है उसमें कौन कौन से शहर शामिल हैं, या फिर कौन कौन से शहरों को वो जोड़ता है। तो इसमें शामिल हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो। तो ये है चतुर्भुज, इसलिए बोला जाता है चतुर्भुज जैसा बना देता है ना ये। यहाँ से जा रहा दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और फिर वापस दिल्ली। तो इस तरह से चतुर्भुज बन जाता है, इसलिए इसको चतुर्भुज कहा जाता है, चतुर्भुज महामार्ग। ध्यान रखेंगे इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, अपडेट्स मिलती रहेंगी। कुछ लोग कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं मिलता, वो हो सकता है इसी वजह से ना मिलता हो। तो डेली 4 बजे लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।